नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस के जो इंटरपर्सनल स्किल वाले क्वेश्चंस आते हैं और संचार कौशल जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल वाले जो क्वेश्चन आते हैं सीसैट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक सीरीज चलेगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं सीसैट के और ख़ास तौर पे जो इंटरपर्सनल स्किल्स पे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। 2020 का ये पेपर है और इस पेपर में जो पहला प्रश्न है उसी को हम समझेंगे। पूरी बात आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा दी जाएगी और आपका सिलेबस अगर इसका कंप्लीट नहीं है और केवल आप ये वीडियोस देखते हैं तब भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपर्सनल बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतरवैयक्तिक अवरोध नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। दो तरह के बैरियर होते हैं। इंटरपर्सनल मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो उनके बीच में जो पहले व्यक्ति ने बोला और जो दूसरे व्यक्ति ने सुना, मान लीजिए इसने बोला और इसने सुना या इसने लिखा और इसने पढ़ा, तो इस पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बातचीत के बीच में अर्थ ग्रहण करने में, संप्रेषण को प्राप्त करने में बीच में प्रतिरोध भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे समझिए, एक व्यक्ति जो है वो अंग्रेजी में बोल रहा है और दूसरे व्यक्ति को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, तो ये एक तरह का अवरोध हो गया, भाषागत अवरोध हो गया। दूसरी बात, कुछ और भी अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे हम फोन पे बात करें और नेटवर्क बीच में खराब हो जाए तो वो भी एक तरह का अवरोध है। तो इस तरह से बातचीत में, इंटरपर्सनल बातचीत जब होती है तो बहुत सारे इसमें अवरोध होते हैं। यहाँ पर बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे किसी संस्थान में अंतरवैयक्तिक अवरोध कौन सा नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। कैसे ऑप्शन ए है ये भी बताऊंगा। देखिए, अर्थात्मकता है, अनुग्रहण है और है छवि प्रबंधन। ये तीन ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, एथनोसेंट्रिज्म, प्रजाति केंद्रिता। अब देखिए, प्रजाति केंद्रिता इसका इस संप्रेषण में बाधा नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि प्रजाति केंद्रिता का मतलब आप थोड़ा सा अलग वे में मैं समझा रहा हूँ। जैसे समझिए कि एक ही संस्थान में अलग अलग जगह के लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग एथनिसिटी के लोग काम कर रहे हैं, तो उनको अगर भाषा आती है एक दूसरे से संप्रेषण करने में तो उनके लिए ये बाधा नहीं होगा। संगठनात्मक संप्रेषण में अंतरवैयक्तिक अवरोध प्रजाति केंद्रिता नहीं होती है, आपको याद रखना है। अर्थात्मकता एक अवरोध हो सकता है कि अर्थ वो नहीं समझ पाए आपका, या अनुग्रहण जो इनग्रेस्ट्रेशन लिखा है वो होगा, इनग्रेटिएशन। तो ये बात हो गई। दूसरा प्रश्न है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस इज फाउंड इन। संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है। देखिए, हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तो आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिला के पढ़िएगा तो समझ में आएगा। किसी कम्युनिकेशन में ओपननेस मतलब खुलापन, संप्रेषण में जो खुलापन है वो कहाँ पर ज़्यादा होगा, इनफॉर्मल में ज़्यादा होगा कि मेटा में होगा कि डायरेक्ट में होगा कि इनडायरेक्ट में होगा। देखिए, अगर इसमें मेटा संप्रेषण ऑप्शन नहीं होता, अगर ऑप्शन बी नहीं होता तो आंसर हो जाता है इनफॉर्मल, लेकिन यहाँ पर मेटा कम्युनिकेशन भी दिया हुआ है। अब मेटा कम्युनिकेशन क्या है, तो ये भी एक तरह का संप्रेषण का माध्यम है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मेटा संप्रेषण जो है उसमें सबसे उच्चतम अंश का निष्कपटता है, मतलब ओपननेस है। वहाँ पे सबसे अधिक ओपननेस कहाँ पे है, मेटा में है। अब मेटा क्या होता है, तो मेटावर्स का आपने नाम सुना होगा, फेसबुक ने हाल ही में अपना नाम बदल के मेटा किया है। तो मेटावर्स क्या होता है, मल्टीवर्स क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, तो मेटावर्स का मतलब होता है एक रियल चीज़ ना हो लेकिन रियल जैसी फीलिंग दे, वर्चुअल चीज़ में रियल चीज़ की फीलिंग, इसको हम मेटावर्स बोलते हैं। तो मेटा संप्रेषण इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। जैसे देखिए, इसका व्याख्या भी आपको एक बार देख लेना है। व्याख्या क्या ये बोल रहा है ये भी पढ़ लेते हैं। संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश मेटा संप्रेषण में पाया जाता है। मेटा संप्रेषण एक द्वितीयक संप्रेषण है, याद रखिएगा, सेकेंडरी कम्युनिकेशन है जो किसी जानकारी के अर्थ को बताता है। अलग अलग मेटा संचार के साथ एक ही संदेश का अर्थ पूरी तरह से अलग हो सकता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिफ्यूजिंग वर्बल एब्यूज ऑफ कोवर्कर्स। इसका मतलब समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है। सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को मतलब, कोई अगर आपको, आपके जो सहकर्मी हैं वो शब्द अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें उसको तितर बितर करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है।
तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, रक्षात्मक हो सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं उससे, हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार कर देंगे और आक्रामक देह भाषा बनाए रखेंगे। इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, मतलब जाओ तुम गाली दे रहे हो, हम गाली ले ही नहीं रहे हैं, वही बात जो हम कहते थे पहले, वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये तो आसान सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। और प्रश्न संख्या 4 क्या है, यह है प्रोक्सेमिक्स इज रिलेटेड टू। प्रोक्सेमिक्स क्या होता है, सामीप्य क्या होता है, किससे संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, अशाब्दिक संप्रेषण। अब एक बात यहीं पर आप समझिए, कम्युनिकेशन जो होता है वो कई तरह का होता है। जैसे कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब ऐसी संप्रेषणीयता, ऐसा कम्युनिकेशन जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलकर बताए, दैट इज वर्बल। दूसरा है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मतलब आप सांकेतिक भी कह सकते हैं। एक होता है, पहले यहाँ पर तो नॉन वर्बल का मतलब अशाब्दिक संप्रेषण आप समझ लेते हैं, जहाँ पे शब्द का प्रयोग न किया जाए, मतलब संकेत से आप कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं संकेत से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अशाब्दिक संप्रेषण, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द की एलिमेंट फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है? आप देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। सबसे पहले समझिए क्या है प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, मतलब इंटर कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है, इंटरपर्सनल स्किल की बात हो रही है, सॉरी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। अमूर्तता, विसंवेदीकरण, सक्रिय श्रवण और आत्म केंद्रित सुदृढ़ीकरण, सबको एक एक करके समझते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है अमूर्तता। आप अमूर्त भाव से उसको सुन रहे हैं, तो क्या ये मुख्य तत्व है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का? तो नहीं, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप डिसेंसिटाइजेशन से सुन रहे हैं, मतलब आप जो कोई व्यक्ति बोल रहा है, अगर आपसे कोई बातचीत कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है किसी संगठन में, आप इसको संगठन के लेवल पे समझिएगा, तो वहां पर अगर आप संवेदनशील नहीं है तब भी आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। चौथी बात है ईगो सेंट्रिक, आपका ईगो बीच में आ रहा है कम्युनिकेशन के बीच में। जब भी आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करेंगे कम्युनिकेशन के बीच में, आत्म केंद्रित सुदृढ़ीकरण करेंगे, तब भी आप उसकी बात को क्लियरली नहीं परसीव कर पाएंगे, क्लियरली अगले सामने वाले की बात आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्टिव लिसनिंग, मतलब आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ेगा, सक्रिय श्रवण करना पड़ेगा किसी बात को। जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर देखने के अलग अलग तरीके हैं, आप इसको कितने ध्यान से सुन रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। ध्यान से नहीं सुनेंगे, आप ईगो में आ सकते हैं कि इसको क्या पता है, तब भी आप नहीं समझ पाएंगे। आप अमूर्त भाव से मोबाइल रख दिए हैं और कुछ और सोच रहे हैं, फिर भी आप नहीं इसको समझ पाएंगे। आप संवेदनशील ही नहीं है परीक्षा को लेकर कि क्या बोला जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, तब भी नहीं समझ पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, ज़्यादा समय मैं दे रहा हूं क्योंकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराना है क्वेश्चन के माध्यम से, अगला पेपर भी करना है, पुराने पेपर से ही नहीं आने वाले पेपर में भी कर पाए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी। संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित क्या है इसमें? तो देखिए पहला है सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एक एक करके सबको समझेंगे। सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन मतलब केंद्रीकृत, ये तो आप समझ गए होंगे। अपवर्ड कम्युनिकेशन समझते हैं, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। और एक होता है लेटरल कम्युनिकेशन। अपवर्ड का मतलब होता है ऊर्ध्वगामी, मतलब नीचे से ऊपर जाए, नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन जाए, उसको क्या बोलेंगे? अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। अपवर्ड कम्युनिकेशन को हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं, जो डायग्राम आपको दिख रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में जो सबसे लोअर लेवल पे काम कर रहा है वो वर्कर है, आदमी है काम करने वाला, उसके ऊपर उसका सुपरवाइजर है, उसके ऊपर एपीएम असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर है और उसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा? वर्कर की बातें सुपरवाइजर तक जाएंगी, सुपरवाइजर की बात असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर तक जाएगी और उसकी बात प्रोडक्शन मैनेजर तक। जैसे वर्कर को सैलरी बढ़वानी है तो वो प्रोडक्शन सुपरवाइजर के पास आवेदन करेगा, ये आवेदन इसके पास पहुंचाएंगे, ये आवेदन इसके पास पहुंचाएंगे, ये हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन, अच्छा माध्यम माना जाता है। और एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब इसी एरो को आप सीधे ऐसे चेंज कर दीजिए, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर ने कोई आदेश दिया कि आपको ये काम करना है, वो आदेश आया असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर के पास, वहां से वो प्रोडक्शन सुपरवाइजर के पास आया और वो आदेश अंत में वर्कर के पास आया। तो ये होता है डाउनवर्ड। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आपने समझा। लेटरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे से बातचीत, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके साथ ये प्रोडक्शन मैनेजर 2 है, मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर 2 है, PM2, यहाँ पर PM3 है,
तो इन दोनों की आपस में बातचीत जब होगी, या इस लेवल के अधिकारी की इस लेवल के अधिकारी की आपस में बात हो, तो लेटरल मतलब एक की बात दूसरी व्यक्ति की बात तक लेटरली हो, मतलब ऊपर वाला भी बोले नीचे वाला भी बोले, उसको क्या बोलेंगे? लेटरल कम्युनिकेशन बोलेंगे। आप ये बात समझ गए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, लेटरल कम्युनिकेशन। उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है। अब समान स्तर के कर्मचारियों के बीच में वो सूचना का आदान प्रदान होता है, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर 1, प्रोडक्शन मैनेजर 2, प्रोडक्शन मैनेजर 3, समान अधिकारी हैं, समान स्तर के, उनके बीच में बातचीत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरालिंग्विस्टिक क्यू इन कम्युनिकेशन। देखिए ध्यान से समझिए, पैरालिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, आप इस भाषा पर मत जाइएगा। कौन सा संप्रेषण में पराभाषीय संकेत है? पैरालिंग्विस्टिक मतलब पराभाषीय, भाषा से इतर हो जाना। क्या होगा समझिएगा इसमें, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, टोनल, पिच, पोस्चर। देखिए लिंग्विस्टिक फीचर में क्या आता है? लिंग्विस्टिक फीचर में आता है आप कैसा फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं। समझाने के लिए मैं अगर मान लीजिए खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूं, तो मेरे लेक्चर में मेरा हाथ का मूवमेंट होगा, मैं खुद भी हो सकता है जो स्टेज है उस पर चल रहा हूं, हो सकता है कि मैं जब कोई बात कहूं उस लेक्चर में, तो मेरा फेस का एक्सप्रेशन हर एक बात पर चेंज होता रहे। तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, मेरा जेस्चर चेंज हो रहा है, मेरा पोस्चर चेंज हो रहा है, मेरे हैंड का मूवमेंट कैसा हो रहा है, जब हम इसकी बात करते हैं तो एक तरह का कम्युनिकेशन ये भी होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्वर संबंधी क्षेपण, टोनल पिच, मतलब पिच के बारे में बात करते हैं, पिच के बारे में बात, पिच मतलब जैसे कि जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कभी कभी मैं उत्साहित होकर बहुत तेज बोल रहा हूं, कभी मैं बहुत कम बोल रहा हूं, तो ये जो मेरे टोन में चेंज हो रहा है, जो मेरे पिच में चेंज हो रहा है, ये क्या है? ये पैरालिंग्विस्टिक क्यू है, ये पराभाषीय संकेत है मेरे कम्युनिकेशन में, कि जब मैं तेज बोलूं तो आप समझ जाइए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इम्फेसिस दिया जा रहा है, यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करके बताया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो पराभाषी लिंग्विस्टिक फीचर क्या होगा इसमें से? लिंग्विस्टिक फीचर टोन या पिच। आगे बढ़ें, जो संकेत है उसके बारे में संकेत पूछा है कि पराभाषी संकेत कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क देयर इज likelihood of emergence of a group leader but lower satisfaction among the member of the group। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें भी बहुत सारी बातें समझने को मिलेंगी। किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है, लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है। अंग्रेजी में समझ गए होंगे ज़्यादा अच्छे से आप, कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन का प्रकार है जिसमें कि कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन सा है जिसमें कि एक ग्रुप लीडर होगा, लेकिन जो उसके मेंबर होंगे उनमें सेटिस्फैक्शन लोअर होगा, मतलब ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे लोग ग्रुप लीडर की बातों से। क्यों ऐसा, किस में होगा? तो ये है व्हील टाइप मतलब चक्र प्रकार, दूसरा है सर्कल टाइप मतलब वृत्ताकार, तीसरा है चेन टाइप, चौथा है बैरियर टाइप। इसका जो आंसर होगा वो होगा व्हील टाइप। व्हील टाइप का मतलब क्या है? इसमें समूह के जो सदस्य होंगे उनके बीच में सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक ही व्यक्ति है, जो सूचना का प्रवाह एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा और वही नियंत्रण करेगा। जैसे कि आप समझिए ये बीच में, इसको बोलते हैं हम व्हील टाइप। व्हील टाइप का मतलब क्या है? देखिए व्हील टाइप मतलब ये बीच में नेता खड़ा हो गया और नेता ने बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, सबके पास बोलते चला गया। बीच में खड़ा होकर भाषण दे रहा है, 4-5 लोगों का ग्रुप है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, नहीं तो फिर मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो 4-5 लोगों के ग्रुप में, 6 लोगों 10 लोगों के ग्रुप में खड़ा होकर ये बोल रहा है, दूसरे भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहा है, मगर ये नेता है तो इसकी बात का वजन ज़्यादा है, इसकी बात का लोग ज़्यादा वैल्यू करेंगे। हो सकता है कुछ कोई ना भी बोले इसके खिलाफ, ये हो गई। लेकिन अगर ये सर्कुलर होता, व्हील और सर्किल में अंतर है। व्हील का मतलब बीच में धुरी होती है और उसको ऐसे ऐसे जोड़ा गया होता है। साइकिल में जो आप साइकिल की देखिए पहिया, साइकिल के पहिया में जो तीलियाँ लगी होती हैं धुरी से, वो जोड़ती हैं पूरे आउटर सरफेस की साइकिल को, व्हील को जोड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये व्हील इसको बोलेंगे। सर्कल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मैं बोलता, मेरे बाद आप बोलते, आपके बाद आप बोलते, आपके बाद आप, और ये ऐसे बोलते। तो यहाँ पर क्या सर्किल अलग हो गया, तो ये क्या है? व्हील टाइप है। इसी में इसका आंसर हो जाएगा व्हील टाइप। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस इन अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दी। अपवर्ड क्या है, डाउनवर्ड क्या है, लेटरल कम्युनिकेशन क्या है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन है, पहला डिस्टॉर्शन, दूसरा है विलंबन, तीसरा है फिल्टरिंग, चौथा है लैक ऑफ रिस्पॉन्स, अनुक्रिया का अभाव।
अब ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन, संगठन के स्तर पे जब अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर हो रहा है, तो फिल्ट्रेशन होगा। जैसे मैंने कहा कि मेरी सैलरी बढ़ाइए 10,000 से, मेरे ऊपर वाले जो सुपरवाइजर हैं उसने बोल दिया कुछ और, उसके ऊपर वाले ने बोल दिया कुछ और, उसके ऊपर वाले ने बोल दिया कुछ और अंत में पहुंचते पहुंचते पता चला कि साहब के पास, जो मेन साहब हैं उनके पास गया कि भाई उसको 8,000 रुपये बढ़ा के दे दीजिए। तो इस तरह की दिक्कत होती है। ये जो फिल्ट्रेशन होता है ये एक तरह से संगठनात्मक मौन का उदाहरण होता है। एक तो बात ये हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव लिसनिंग। पॉजिटिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, दोनों के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? तो पहला डायग्नोस्टिक लिसनिंग, नैदानिक श्रवण, दूसरा है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, एम्फेटिक लिसनिंग और जजमेंटल लिसनिंग। देखिए जजमेंटल लिसनिंग इसका आंसर होगा। कैसे होगा अब इसके बारे में समझते हैं। पहले जजमेंटल लिसनिंग के बारे में समझिए। जजमेंटल लिसनिंग का मतलब है कि आप किसी की बात को सुन रहे हैं, उसके पहले से ही आपके मन में यह है कि आप उसको जज करने लगे। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं और मैंने शुरू में एक प्रश्न में मैं लड़खड़ा गया, मैं ठीक से नहीं बता पाया, तो आपने वहां पे जज कर लिया कि इस व्यक्ति को पता नहीं है कि कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, तो आप वहां पर जजमेंटल हो गए। अब जजमेंटल होकर आपने नुकसान कर लिया कि आपने आगे नहीं सुना या भगा दिया, वीडियो स्किप कर दिया। लेकिन बाद में पता लगा कि भाई वो तो बहुत अच्छा पढ़ाता था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि डे टू डे अगर लाइफ का एग्जांपल मैं दूंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जजमेंटल लिसनिंग का मतलब है निर्णयात्मक श्रवण। आप सुनते समय ही जज करने लगे कि वो व्यक्ति ऐसा होगा, उसका कैरेक्टर ऐसा होगा। जब आपने ये काम करना शुरू किया तब आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाएंगे, आप सक्रिय श्रवण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में अब ये चलने लगा कि वो ऐसा है, वो वैसा है। तो उसकी बात का जो अर्थ है वो आप एग्जैक्ट अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि आपका जजमेंटल दिमाग जो है वो कुछ और ही अर्थ निकालेगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू नॉइज। निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? अब देखिए शोर क्या है, संप्रेषण में बाधा है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई पीछे से आके चिल्लाने लगे तो वो शोर हो जाएगा और वो आप मेरी बात आप तक अच्छे से नहीं पहुँच पाएगी। तो ये शोर कैसे संप्रेषण बाधा नहीं है? देखिए इसमें कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है। तो पहला है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं, परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, दूसरा है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, तीसरा है डायडिक आर्किटाइप्स मतलब द्विक आद्य प्रारूप, और डी है कल्चरल डिफरेंस। अब अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो, मान लीजिए इसका आंसर आपको नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? छांटिए कौन सा नहीं हो सकता। जैसे परसेप्चुअल प्रॉब्लम मतलब प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं, ज्ञान में कमी है मेरे और मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं। इसमें शोर कहां से आ गया? शोर से इसका कोई लेना देना नहीं है, मुझे आ ही नहीं रहा है आंसर, तो मैं कैसे बताऊंगा? दूसरा इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत ज़्यादा सूचना का ओवरलोड मैंने दे दिया आपको, बहुत पॉइंट्स मैंने रटा दिए आपको। क्या ये शोर है? शोर नहीं है। शोर ये भी नहीं है शोर से संबंधित। चौथा है कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस से शोर का क्या मतलब है? मेरा कल्चर कुछ और है, आपका कल्चर कुछ और है, किसी और का कल्चर कुछ और है, उससे कोई असर ही नहीं पड़ता, शोर तो इसमें आएगा ही नहीं। हाँ कल्चरल डिफरेंस एक बैरियर हो सकता है किसी लेवल पे, मगर शोर संबंधी बैरियर है ये नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा डायडिक आर्किटाइप्स मतलब द्विक आद्य प्रारूप। अब ये क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। संचार में उत्पन्न वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है उसे शोर कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं और ये जो मैंने बता दिया वो नहीं है। द्विक आद्य प्रारूप मानव व्यवहार के ऐतिहासिक मनोविज्ञान एवं साहित्यिक विश्लेषण से संबंधित होता है। एक संचार प्रक्रिया में संदेश के तीव्र प्रवाह के लिए अनुचित माध्यमों का प्रयोग, दोषपूर्ण यांत्रिक साधन, संचार का दबाव, संचार प्राप्तकर्ता की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विविधताएं, सूचना का अतिभार, शासकीय प्रकाशन संबंधी भाषा इत्यादि संचार के प्रभाव को कम कर देती हैं। ये तो आपको पता ही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन टाइम आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिलेबस क्लियर हो रहा है। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक्ड थ्रू। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है। संदेश जो ट्रांसफर हो रहा है, रूपांतरण नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया इन लोगों ने। ये हिंदी का जो यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन ही गलत हो गया। खैर, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है। कैसे जांच की जा सकती है?
कूट संकेतन द्वारा, माध्यम द्वारा, प्रतिपुष्टि द्वारा या पैसिव डिकोडिंग के द्वारा। अब आप समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक थ्रू। मैंने जो बात कही है वो आप तक सफलतापूर्वक पहुंच पाई है कि नहीं। मैंने किसी प्रश्न का, आपको क्वेश्चन का आंसर बताया तो वो आप तक ठीक से पहुंच पाया है या नहीं। इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि मैं आपको खड़ा करा के पूछ लूं कि इसका आंसर बताओ कि तुमको ये समझ में आया कि नहीं। जैसे ही मैंने इस विधि का प्रयोग किया, मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है। जैसे क्लास में खड़ा करा के टीचर ने पूछ दिया, अगर ये काम करते हैं तो पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसी को कहते हैं फीडबैक। तो सेंडर ऑफ मैसेज और रिसीवर ऑफ मैसेज, ये है सेंडर और ये है रिसीवर। ये गया इंफॉर्मेशन, क्या गया इंफॉर्मेशन, और ये आया फीडबैक। फीडबैक से पता चलेगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ मैसेज सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ है। याद रखिएगा इससे। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे बनाया गया है, बहुत शानदार ये बना दिया गया है। ये मैं समझा देता हूँ। ये है प्रेषक, सेंडर है। सेंडर ने इनकोड करके मैसेज भेजा, तो कोडेड संदेश किसी चैनल के माध्यम से गया। चैनल कैसे, आप समझिए, एक एक करके समझाता हूँ। आपने मैसेज भेजा, एक कोड में बदल गया, कोड में बदल के वो व्हाट्सएप से आपने मैसेज भेजा है, तो ये कोड संदेश गया चैनल के माध्यम से। चैनल क्या है, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के बाद ये डिकोड हुआ। डिकोड होने के बाद जो संदेश होगा उसको बोलेंगे डिकोडेड संदेश। ये अभिग्राही तक पहुंचा, मतलब जिसके पास आपने वो व्हाट्सएप मैसेज भेजा था उसके पास पहुंचा। फिर व्हाट्सएप मैसेज ने उस पर रिएक्ट किया कि हा 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 हा, जो ऑप्शन आता है ना इमोजी का, वो रिएक्ट किया। इससे पता चल गया कि वो आपकी बात समझ पाया, आपने जो जोक भेजा था वो समझ पाया कि नहीं। ये क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्रॉस डिपार्टमेंटल कमिटीज आर द फॉर्म। पार विभागीय समितियां, क्रॉस डिपार्टमेंटल कमेटी क्या होती हैं। क्रॉस डिपार्टमेंटल कमेटी का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे रक्षा मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4। तो रक्षा मंत्रालय के अंदर आने वाले 5 डिपार्टमेंट के बीच में आपस में जो बातचीत होगी वो कौन सी बातचीत होगी। ये फीडबैक था आपका, बताइए। वो होगी लैटरल कम्युनिकेशन। एक ही लेवल पर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 5 विभाग, पांचों विभाग एक ही लेवल पर खड़े हैं, उनके बीच में जो बातचीत कम्युनिकेशन हो रही है दैट इज लैटरल कम्युनिकेशन, पार्श्विक संप्रेषण उसको बोलते हैं। तो वो हो गई। अब ये बोल रहा है कि पार विभागीय जो समितियां हैं वो कैसा रूप है। तो आंसर इसका तो क्लियर हो गया, मैंने बता ही दिया। तो लेटरल कम्युनिकेशन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आप पढ़ लीजिए एक बार। ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं। नो मैन आर परफेक्ट, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। और डी है सम फार्मर्स आर रिच, ठीक है, धनी नहीं। सम फार्मर्स आर नॉट रिच, कुछ किसान धनी नहीं है। इससे आप क्या अर्थ निकाल पाते हैं। लिस्ट सेकेंड है यूनिवर्सल नेगेटिव, सर्वव्यापी निषेधात्मक। दूसरा है पार्टिकुलर नेगेटिव, अंशव्यापी निषेधात्मक। तीसरा है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, सर्वव्यापी सकारात्मक। और चौथा है पार्टिकुलर अफर्मेटिव, अंशव्यापी सकारात्मक। अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए, सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये तो बिल्कुल सच बात है। और सर्वव्यापी है, सबके लिए है, तो क्या होगा, ये सर्वव्यापी सकारात्मक होगा। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, ये निषेध कर रहा है, लेकिन सर्वव्यापी है, सारे मनुष्यों के बारे में बोल दिया कि पूर्ण नहीं है, तो सर्वव्यापी निषेधात्मक हो गया। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, अंशव्यापी, कुछ के बारे में बताया तो आंशिक रूप से, और सकारात्मक बात बता रहा है क्योंकि बुद्धिमानी बता रहा है, मूर्ख तो बता नहीं, बुद्धिमान नहीं है बोलता तो क्या हो जाता है, ये अंशव्यापी निषेधात्मक हो जाता। कुछ किसान धनी नहीं है, मतलब कुछ धनी भी होंगे, तो कुछ मतलब अंशव्यापी, धनी नहीं है मतलब निषेधात्मक। आपको वहाँ पर जब कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन करने होंगे तो बड़े ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ जजिंग सम प्रॉब्लम सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलैरिटी विथ वन एनकाउंटर्ड अर्लियर इज नोन एज। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय प्रक्रिया। मतलब आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं और आपको लगता है कि इसी तरह की प्रॉब्लम में कभी आप पहले भी फंसे थे, तो पहले वाले प्रॉब्लम में जिस तरह से आप निकले थे वो अनुभव आपको इस प्रॉब्लम से निकालने में सहायक होगा। जैसे अगर किसी ने सीसेट में पिछले साल फेल हो गया तो वह अनुभव जो उसको मिला होगा वो अनुभव इस साल काम आएगा जब वो पेपर देने बैठेगा। तो इस तरह की समानता के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रतिनिधिकता का स्वशोध, जिसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस।
ह्यूरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, मतलब आपने पहले उसको किया है, पहले आपने उसको फेस कर चुके हैं तो आपको पता है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। स्वतः शोध जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है उपलब्धता स्वतः शोध, एक होता है प्रातिनिधिक स्वतः शोध जो कि अभी बताया गया आपको, जो इसका आंसर है, और तीसरा है समायोजन और आश्रयण स्वतः शोध। तो ये क्या है, ये रणनीतियां हैं जो किसी प्रकार के रिजल्ट, जब किसी प्रकार का आप निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेते समय आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो बताता है ये। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग समटाइम्स हिंडर्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है आपके पास कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, उसी को कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपको बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा क्या है। आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसमें कुछ बाधा भी हो सकती है, तो बाधा क्या है? पहला है स्वशोध। स्वशोध बाधा कैसे है? हम खुद से शोध करेंगे, आंसर लाएंगे, ये बाधा थोड़ी ना होती है। दूसरा है मानसिक विन्यास, चलिए इसको छोड़ते हैं। एनालॉगी मतलब सादृश्यता, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एल्गोरिदम से तो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर है मेंटल सेट, मतलब मानसिक विन्यास। किसी व्यक्ति की मानसिक वृत्ति कैसी है, वो कैसे, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, मानसिक विन्यास कैसा है, यही समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न कर सकता है। एल्गोरिदम वगैरह तो ये सब तो युक्तियां हैं, ये सब तो तरीके हैं कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे एक होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब कोशिश करेंगे गलत हो गया, फिर कोशिश करेंगे गलत हो गया, अंत में कभी ना कभी तो सही होगा ही, तो उसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक टेक्निक है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल टेक्स लॉन्गर टाइम। निम्नलिखित निर्णय शैली में से किस में लंबा समय लगता है? आपको डिसीजन लेना है और डिसीजन लेने का वो कौन सा तरीका है जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा। जैसे एक होता है एनालिटिकल स्टाइल, मतलब विश्लेषण करना। दूसरा है व्यवहार परक, निर्देशात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक एक करके समझते हैं, हर एक चीज़ को समझेंगे डिटेल में। व्यवहार परक शैली का मतलब होता है कि बिहेवियरल स्टाइल, मतलब आपने व्यवहार पर प्रैक्टिकली उसको सॉल्व कर लिया, ये तो ठीक बात लग रही है, इसमें तो लंबा समय नहीं लगेगा। दूसरा निर्देश, जैसे व्यवहार परक शैली आप ऐसे समझिए कि आपको किसी को मनाना है, कोई गुस्सा है, तो व्यवहार परक शैली में आप क्या कर सकते हैं, उससे जाके माफ़ी मांग लीजिए, मान जाएगा, है ना, एक तरीका हो सकता है ये। दूसरा है डायरेक्टिव स्टाइल, मतलब निर्देशात्मक, निर्देश देकर भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। अगर आप बड़े अधिकारी हैं, आपने निर्देश दिया, छोटे ने आपका काम कर दिया, तो ऐसे भी कम समय लगेगा। एनालिटिकल स्किल, विश्लेषणात्मक, आप उस प्रॉब्लम को लेंगे, फिर क्या करेंगे, तो आप किसी प्रॉब्लम को लेंगे, उस प्रॉब्लम के सारे कॉन्स्टेंट्स को देखेंगे कि क्या क्या समस्या है, कैसी समस्या है, क्यों समस्या उत्पन्न हुई है, समस्या के पीछे का मुख्य कारण क्या है, छोटे छोटे कारण क्या हैं, सबका एक लिस्ट बनाएंगे, फिर आप उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या कारण है, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा, यही लंबा समय लेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन अ पाई चार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये तो खैर मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या पूछा है कि जैसे जो वृत्तखंड होता है, एक पाई चार्ट होता है, तो उसमें अलग अलग वृत्तखंड होते हैं, तो आपको बताना है कि ये ऐसे होता है ना, पाई चार्ट ऐसे ऐसे बना होता है, ये सेंटर है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसका आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ सेक्टर। कितना एंगल है वही बताता है कि वृत्तखंडों का अनुपात कितना होगा, समानुपाती होता है उसके। डिसीजन मेकिंग की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझते हैं डिसीजन मेकिंग वाला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फ्रेमिंग इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब फ्रेमिंग प्रभाव क्या होता है, तो इसमें पहले ऑप्शन देखिए। पहला है विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। उस विकल्प का चयन करना जिसकी प्रत्याशित उपयोगिता सर्वाधिक है। गलत दिशा में विचारों के विन्यास बिंदुओं का एक प्रकार। और चौथा है कि उन आशयों को ढूंढना जो वर्तमान विश्वासों की पुष्टि करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। फ्रेमिंग प्रभाव का मतलब होता है विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग किस तरह से दिया जा रहा है वो विकल्प के चयन पर को प्रभावित करेगा। जैसे फ्रेमिंग इफेक्ट क्या है समझिए, विकल्पों की प्रस्तुति के ढंग और विकल्पों के चयन को प्रभावित करता है। किसी भी व्यक्ति या प्रशासक के समक्ष समस्या के समाधान हेतु अनेक विकल्प हो सकते हैं, तो ये जो चुनाव में प्रस्तुति का ढंग है वो उसके विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे द टेंडेंसी ऑफ मेंबर्स इन अ हाईली कोहेसिव ग्रुप टू लॉस क्रिटिकल इवेल्युएशन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इज कॉल्ड। मतलब किसी उच्च सशक्त, देखिए संशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णयन क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति। बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है, हाईली कोहेसिव, तो पहला तो इसका कीवर्ड है कोहेसिव। दूसरा है लॉस्ट क्रिटिकल इवेल्युएशन, आलोचनात्मक समालोचनात्मक मूल्यांकन परक
डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ये नष्ट हो जाए तो ये किस प्रकार की प्रवृत्ति है? तो ये समूह सोच, मतलब एक समूह है, वो समूह अगर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी नेता के बारे में सोचता है कि वो नेता बहुत खराब है, तो ये जो समूह वाली सोच है ना, ये समूह वाली सोच मूल्यांकन नहीं करेगी। जैसे भेड़ चलती है, भेड़ के पीछे पीछे पूरी भेड़ चलती है, वैसे ही भेड़ चाल जैसे होता है, भीड़ जैसे चलती है, वैसे ही जब आप ग्रुप की बात करेंगे तो एक ग्रुप का विचार जो है वो विचार क्या होगा? वो विचार क्रिटिकल इवेल्युएशन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं होगा उसमें, और वो नष्ट हो गया है ग्रुप में, यही हम कहेंगे। किसी व्यक्ति के पीछे आप पागल हुए पड़े हैं, किसी नेता के पीछे पागल हुए पड़े हैं, तो ये भेड़ जैसी काम जो आप कर रहे हैं, ये क्या बताएगा आपको? ये बताएगा कि आपके जो क्रिटिकल इवेल्युएशन की जो टेक्निक है आपके पास, वो समाप्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, द डिसीजन मेकिंग स्टाइल दैट ओवरली कंसर्न्ड विथ कीपिंग एवरीवन हैप्पी। सबको खुश करना है, आप ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो सबको खुश कर दे, सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित कौन सा है? तो ये होगा बिहेवियरल, व्यवहार परक, मतलब अच्छा व्यवहार करेंगे कि ठीक है सब खुश रहें, सब खुश रहें आपसे। अगर आपने जैसे ही कंसेप्चुअल किया, कॉन्सेप्ट की बात की, कुछ लोग बाहर हो जाएंगे। जैसे ही आपने निर्देश दिया, कुछ को आपका निर्देश पसंद नहीं आएगा। जैसे ही आपने विश्लेषण करना शुरू किया, तब तो भारी गलती हो गई आपसे। आपने विश्लेषण किया तो अच्छा बुरा सब आप देखेंगे किसी के बारे में कुछ कहने से पहले, तो अगर आप बुरा भी बोल सकते हैं किसी को और अच्छा भी बोलेंगे, तो इससे क्या होगा? लोग आपके प्रति बिल्कुल ठीक नहीं रहेंगे। तो सबको खुश रखना है, मतलब व्यवहार परक शैली अपनानी पड़ेगी, सबके मुँह में मियाँ मिट्ठू बनना पड़ेगा, सामने सामने ठीक ठाक बोलो, बाद में जो करना है करते रहो, ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर एस्टिमेटिंग द लाइकलीहुड ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी डिसीजन। किसी डिसीजन के आउटकम, निर्णय परिणामों की संभाव्यता, मतलब वो परिणाम कैसा होगा, इसके अनुमान के लिए कौन सा नियम नहीं होता है? उपयोगिता का आकलन, आप उपयोगिता का आकलन करेंगे, क्या ये संभाव्य को दर्शाएगा? नहीं। प्रतिनिधिकता, रिप्रेजेंटेटिवनेस, बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिवनेस तो होता ही है। अवेलेबिलिटी, हाँ क्या उपलब्ध है उसी के आधार पर निर्णय लेना है। एडजस्टमेंट, ये भी होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा। इसका मतलब है इन अ वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोगिज्म, सिलोग के बारे में आपने पढ़ा होगा। इफ प्रेडिकेट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूट इन द कंक्लूजन देन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर होगा मुख्य आधार वाक्य में। अगर किसी भी, देखिए समझिएगा, वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में अगर मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है, इसका मतलब है कि मुख्य आधार वाक्य में भी उसका व्याप्त होना आवश्यक होगा। ये आपको याद रखना है। न्याय वाक्य क्या है? तो न्याय वाक्य एक विशेष प्रकार का तर्क करने का माध्यम है जिसमें दो अन्य कथनों के आधार पर तीसरा कथन निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कि वह व्यक्ति परीक्षा में पास हो गया और वह व्यक्ति गरीब था, तो आप इससे कुछ निर्णय निकाल सकते हैं दोनों कथन से। क्या आप ये निर्णय निकाल सकते हैं कि जितने गरीब व्यक्ति हैं वही परीक्षा में पास होते हैं? ये तो नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसा करके जब आप कुछ लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, जैसे कि आपसे एक प्रश्न, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे प्राचीन काल में भारत से होने वाले सभी आक्रमण नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से होते थे, मतलब उत्तर पश्चिमी प्रांत से होते थे, पहला कथन है। और दूसरा कथन मैं ये बोल रहा हूँ कि वही सबसे आसान रास्ता था अटैक करने का। तो क्या इन दोनों से आप ये बता सकते हैं कि अधिकतर आक्रमण उस साइड से हुए हैं? क्यों हुए हैं? क्योंकि वो आसान रास्ता था। तो यहाँ पर दोनों कथनों को आधार बनाकर आपने एक निर्णय निकाला, इसी को कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अगला है 24, प्रोबेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट। प्रसंभाव्यता, इसको प्रायिकता भी कहते हैं, यह एक प्रकार का गुण है। किस प्रकार का गुण है? तो यह आगमनात्मक युक्ति का, इंडक्टिव आर्गुमेंट का, या डिडक्टिव का, या डिसजंक्टिव का, या कैटेगोरिकल का। इसका आंसर होगा आगमनात्मक युक्ति। तो देखिए आगमनात्मक क्यों? क्योंकि प्रायिकता का संबंध है आगमन से। जैसे आपने एक सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड का आगमन होगा या टेल का आगमन होगा, तो दोनों में से कोई एक चीज आएगी। तो संभावना जब आप निकालेंगे तो या तो कोई घटना घटेगी या तो कोई घटना नहीं घटेगी। घटना के घटने की संभावना हो सकती है, घटना के नहीं घटने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर किसी चीज़ के आगमन की संभावना है, तो आगमनात्मक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकर्स आर टेंड टू बी गुड एट डिस्कवरिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? अब समस्या का समाधान खोजना मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में
समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजा जाए, ये किस प्रकार में होगा? तो पहला है निर्देशात्मक शैली निर्णयकर्ताओं में, मतलब मैंने निर्देश दे दिया कि ऐसा ऐसा कर दो, सृजनात्मक नहीं हुआ, हो सकता है गलत भी हो, सृजन न हो, किसी चीज़ का विनाश हो जाए। दूसरा विश्लेषणात्मक शैली, विश्लेषणात्मक मतलब कि मैंने एनालिटिकल स्किल का यूज किया फिर आपको बताया। तीसरा है कंसेप्चुअल स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकर, तो जब मैं कंसेप्चुअली सोचूंगा तो कंसेप्ट किसी चीज़ का निर्माण करता है, जब भी कंसेप्ट बनता है तो कंसेप्ट किसी चीज़ का निर्माण करेगा, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? कंसेप्चुअल। निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की प्रवृत्ति समप्रत्यात्मक शैली होती है। समप्रत्यय चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। क्लियर हो गया? तो यहीं तक आपको रखते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो लगभग 40 मिनट का है और इस वीडियो को देखने के बाद आपका अगर कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन नहीं कराया गया है, 25 प्रश्न नहीं कराए गए हैं, बल्कि आपको पूरा सिलेबस भी पढ़ा दिया गया है। आगे से जो भी आपको पेपर मिलेगा वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा।